हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों, पिछले कुछ दिनों से हमारी वीडियो नहीं आ पाई है, तो कुछ कारण थे उनकी वजह से वीडियो नहीं बन पाई थी। लेकिन अब हम फिर से 11वीं केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक और वो सिर दर्द बच्चों को बहुत कठिन लगता है इस टॉपिक को समझने में। उस टॉपिक का नाम है रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। बच्चों, दिमाग में कई बातें चल रही होती है। किसी भी रासायनिक समीकरण को जब हम संतुलित करते हैं तो हमारे दिमाग में कई सारी बातें चल रही होती हैं और हम लगाए पड़े तुक्का लगाए रहते हैं और तुक्के लगा लगा के यहाँ तक कि 5 मिनट 10 मिनट तक हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं होता है। तो कुछ आज हमें ऐसी ट्रिक्स या कुछ मजेदार कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं जिससे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना हमारे लिए बहुत हद तक आसान हो जाएगा और आप बहुत आसानी से किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। तो चलिए आज मजेदार सा टॉपिक 11वीं केमिस्ट्री का पढ़ने जा रहे हैं पर रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो बच्चों, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, तो हम पहली बात तो ये दिमाग में आती है कि हम किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करें। क्या मतलब है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं अगर दूं आपके सामने, यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड है KClO3 गिव्स हमको देता है पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन। बच्चों, अगर हम बात करें किसी भी रासायनिक समीकरण को हमें संतुलित करने की आवश्यकता क्या है, क्यों जरूरत है, हम क्यों करें किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित। तो बच्चों, हमने इससे पहले पढ़ा हुआ द्रव्यमान संरक्षण का नियम है ना, जिसको किसने दिया था आप जानते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम हम पढ़ चुके हैं, रासायनिक संयोग के नियम के अंतर्गत द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और नहीं भी पढ़ा तो चलिए एक बार मैं रिकॉल कराए दे रहा हूं आपको, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया गया था लोमोनोव द्वारा और इन्होंने बताया था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ की मात्राओं का योग और रासायनिक क्रिया से बने पदार्थ की मात्राओं के योग के बराबर होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ को तो न बनाया जा सकता और न नष्ट किया जा सकता है। तो बस उसी कॉन्सेप्ट का यूज होता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में, इसीलिए हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। तो जैसे बच्चे आप इसमें देख रहे हैं कि पोटेशियम की मात्रा इधर 1 है, इधर भी 1 है, क्लोरीन की मात्रा इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा की अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन हम देखते हैं कि ऑक्सीजन इधर 3 है और इधर 2 है। लेकिन अगर इसको हम बैलेंस कर दें थोड़ा सा, यहाँ पे 2 रख दें तो क्या हो गया, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन हो गए हमारे पास और इधर 2 है तो इधर आप 3 कर दीजिए, 3 दूनी 6 और पोटेशियम 2 क्लोरीन 2, तो ये हमने 2 KCl कर दिया। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि अब दोनों पक्षों में जो पदार्थ की मात्रा है वो बराबर है। तो ये हमारा समीकरण कैसा संतुलित समीकरण है। तो हम आपको शायद अब आंसर मिल गया होगा कि हम रासायनिक समीकरण संतुलित क्यों करते हैं। हम रासायनिक समीकरण संतुलित इसलिए करते हैं क्योंकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ को तो ना बढ़ाया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, इसलिए हम रासायनिक समीकरणों को संतुलित करते हैं। तो चलिए मजेदार सा कॉन्सेप्ट सीखना शुरू करते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का। तो बच्चों, आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करने से पहले आपको एक चीज ध्यान में रखनी होगी। हमेशा किसी भी रासायनिक समीकरण में आपको हमेशा याद रखना है सबसे पहले धातु का, यानी कि मेटल, उसके बाद अधातु को यानी कि नॉन मेटल, और उसके बाद आपको ध्यान रखना है ऑक्सीजन का और चौथे नंबर पे हाइड्रोजन का। ये 4 कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, 4 चीजों को आपको ध्यान में रखना है। ये 4 चीजें अगर हम इनको सही कर ले जाते हैं तो हमारा समीकरण कभी भी हमको समीकरण संतुलित करने में परेशानी नहीं होगी और बहुत आसानी के साथ हम किसी भी समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। तो ये 4 चीजें, मतलब किसी भी रासायनिक समीकरण हम सबसे पहले धातु को बैलेंस करेंगे। धातु की बैलेंस करेंगे कि मतलब उसके उत्पाद की संख्या क्या है और अभिकारक में इधर क्या संख्या है, फिर अधातु को करेंगे, फिर ऑक्सीजन की संख्या को और फिर हाइड्रोजन की संख्या को। इस तरीके से अगर ये 4 चीजें हम समझ पाते हैं तो बहुत आसानी से हम किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये चीजें हम जब तक कोई उदाहरण नहीं देखेंगे तो हमको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए एक उदाहरण मैं ले रहा हूं आपके सामने। उदाहरण है कैल्शियम है प्लस पानी है और बनाता है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, और साथ में देता है हाइड्रोजन गैस। तो चलिए बच्चे इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको इसमें समीकरण में किसको लेना, मेटल को लेना है, धातु लेना है। तो आप देखिए धातु, यानी सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, कहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे चलिए। सबसे पहले क्या लेना है हमको, धातु लेना है, फिर अधातु लेना है,
फिर उसके बाद हमको ऑक्सीजन लेना है और देन हाइड्रोजन लेना है। चलिए कैल्शियम की संख्या यहाँ पे देखते हैं क्या है। तो बच्चों हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कैल्शियम की संख्या कितनी है, एक है इधर कैल्शियम और इधर भी कैल्शियम कितना है, एक है। चलिए कोई बात नहीं। अब हमको चाहिए तो कोई अधातु, दो अधातु तो है नहीं हमारे पास, हालांकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, बट इनकी संख्या किससे लेके चलेंगे। अब चलिए ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। तो इधर बताइए हमारे पास ऑक्सीजन कितना है, एक ऑक्सीजन है, और इधर कितना हमारे पास ऑक्सीजन, आप देख रहे हैं OH का होल ट्वाइस लगा हुआ है, यानी ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2 है। तो यहाँ पे हमने इस ऑक्सीजन को बैलेंस किया, 2 लगाया, तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई हमारे पास, 2 हो गई। इधर ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन लास्ट में आता है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की संख्या देखिए इधर कितनी है, 2 2 जा 4 है, और इधर कितना है हमारे पास, हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की संख्या हाइड्रोजन की संख्या इधर 2 है और इधर कितनी हो गई, 2 यानी 4, 2 + 2 = 4। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये समीकरण हमारा बैलेंस हो चुका है। तो बच्चों सबसे पहले हमको किसकी आवश्यकता है, मेटल यानी धातु की, उसके बाद अधातु की, उसके बाद ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन सबसे लास्ट में। ये कौन सा, चलिए बच्चों तो इन समीकरणों को हम संतुलित करते हैं। तो चलिए देख रहे हैं इस समीकरण में Fe है प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। तो किसी भी समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले हम उसकी मेटल, उसके बाद नॉन मेटल, उसके बाद ऑक्सीजन और देन हाइड्रोजन। सबसे पहले हम देखते हैं आयरन यहाँ पे। तो इधर आयरन की संख्या 1 है, जबकि इधर हम देख रहे हैं आयरन की संख्या कितनी है, 3 है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मेटल को बैलेंस करेंगे। इधर 3 है तो यहाँ पे क्या कर देंगे 3, तो 3Fe हो गया। उसके बाद आयरन कंप्लीट हो गया, उसके बाद अधातु देखते हैं। तो अधातु इनमें कोई नहीं है बच्चों, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये भी अधातु है, लेकिन इनकी संख्या हमको अलग से लेके चलनी है। तो देन उसके बाद ऑक्सीजन देखेंगे, तो ऑक्सीजन इधर कितना है, 1 है, और इधर कितना है, 4 है। तो क्या करेंगे यहाँ पे 4H2O हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि ऑक्सीजन इधर भी 4 हो गया और इधर भी 4 है। अब उसके बाद लास्ट में बचता है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की संख्या इधर कितनी है, 2 4 जा 8, तो इधर 8 हाइड्रोजन है। तो इधर हम क्या कर देंगे 4, तो 4 2 जा 8। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा समीकरण क्या है, बैलेंस हो चुका है। अब दूसरा नंबर देखते हैं, हमारे पास एथाइन है, C2H2 है प्लस O2 गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। तो इसमें धातु देखेंगे मेटल है कि नहीं है, तो इसमें मेटल नहीं है समीकरण। उसके बाद देन इसको देखेंगे अधातु देखेंगे, इसमें कार्बन देखते हैं बच्चों। कार्बन कितना है यहाँ पे 2 है, और इधर कितना है 1 है। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम 2 लगा देंगे, तो कार्बन हमारा बैलेंस हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन देखिए, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन इधर कितना हो गया, 2 2 जा 4 और 1 5 हो गया। तो क्या करेंगे, अब 5 हो गया है, तो क्या करेंगे, चलिए यहाँ पे 5 कर देते हैं, ठीक। और क्या कर सकते हैं, अगर ये 5 हो गया, 5 हो गया मतलब 10 ऑक्सीजन हो गए। अब यहाँ पे कितना हो रहा है, 2 2 जा 4 4 और 5। क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 हम लगा दिए। अब फिर से कार्बन अनबैलेंस हो गया, कार्बन कितना हो गया 4 हो गया। तो क्या करेंगे, कार्बन को फिर से 4 बैलेंस करेंगे। तो कार्बन कितना हो गया 4 हो गया, और ऑक्सीजन कितना हो गया हमारे पास 4 2 जा 8 हो गया, और इधर कितना है 10 है ऑक्सीजन हमारे पास। चलिए हाइड्रोजन देख लेते हैं, हाइड्रोजन कितना है 2 हाइड्रोजन, 2 2 जा 4, और इधर हाइड्रोजन कितना है 2। तो इस प्रकार से इसको कर लिए, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन हो गया। अब से शुरू से आ जाते हैं, तो कार्बन कितना है 2 2 जा 4 कार्बन इधर, 4 कार्बन इधर। उसके बाद अधातु हो गई कार्बन। फिर उसके बाद ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन कितना है 10, 5 2 जा 10 ऑक्सीजन हो गया हमारे पास। इधर कितने ऑक्सीजन 2 4 जा 8 और 2 10 हो गए। उसके बाद देन हाइड्रोजन सबसे लास्ट में, तो हाइड्रोजन कितना 2 2 जा 4 और यहाँ पे 4। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये वाला समीकरण हमारा बैलेंस हो चुका है। तीसरा देखते हैं, कॉपर है प्लस H2SO4 है, क्या देता है हमको, सल्फ्यूरिक कॉपर सल्फेट H2O और SO2। तो चलिए इसमें सबसे पहले हम इसको बैलेंस करेंगे, मेटल यानी कॉपर को बैलेंस करेंगे। तो कॉपर यहाँ पे कितना है 1 है, और यहाँ पे कितना है 1 है, ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद अधातु को लेते हैं, तो सल्फर है यहाँ पे, अधातु है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना है 1 और ये 2। तो क्या करेंगे 2 सल्फर है, तो सल्फर के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे। तो सल्फर 2 कंप्लीट हो गया। देन उसके बाद हम देखते हैं क्या देखेंगे, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कितना हमारे पास 4 2 जा 8 ऑक्सीजन होना चाहिए, और यहाँ पे कितना है 4 है ऑक्सीजन, और 4 2 6
और 8, यानी 2 ऑक्सीजन की हमारे पास कमी है। तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन कितना हो रहा है 2 to the 4, तो यहाँ पे हम कर देंगे ये 2। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि बैलेंस हो गया। चलिए शुरू से ये कॉपर कितना 1, कॉपर 1, उसके बाद धातु चाहिए हमको सल्फर, सल्फर इधर 2 है और यहाँ भी 2 1 और 2 सल्फर हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन क्या है 4 2 8 ऑक्सीजन और इधर 4 2 6 और 6 + 2 = 8 और हाइड्रोजन 4 और यहाँ पे 4। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन में बैलेंस हो चुका है। तो इस प्रकार से सब का टोटल बैलेंस है। इसके बाद देखते हैं एल्युमिनियम कार्बाइड प्लस H2O गिव्स एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस मीथेन। तो देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले मेटल को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे एल्युमिनियम कितना है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे कितना है 1 है। तो क्या करेंगे 4 एल्युमिनियम, ठीक, एल्युमिनियम 4 हो गया। उसके बाद अब हम किसको लेंगे, धातु, तो कार्बन है। तो कार्बन यहाँ पे कितना है 3 है और यहाँ पे कितना है 1 है। तो क्या करेंगे 3 कार्बन हो गया हमारे पास। देन उसके बाद हमको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन बताइए कितना है, यहाँ पे 3 4 12 यानी 12 ऑक्सीजन है। तो क्या करेंगे ऑक्सीजन के लिए, ये 12 ऑक्सीजन हो गया। अब लास्ट में बचता हाइड्रोजन हमारे पास। हाइड्रोजन कितना हो गया 12 2 24 यानी 24 हाइड्रोजन हो गया हमारे पास। इधर देखिए कितना हो गया 3 4 12 हो गया, 12 प्लस यहाँ पे 4 3 12 यानी टोटल हमारे पास 24 हाइड्रोजन इधर भी हो गए। इस प्रकार से बच्चों हम देख रहे हैं कि ये इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। फिर लास्ट में दिया हुआ है कैल्शियम प्लस H2O गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। चलिए कॉपर कैल्शियम को बैलेंस करते हैं। इधर कैल्शियम 1 है और इधर भी हमारा कैल्शियम 1 ही है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद धातु नहीं है। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखते हैं ऑक्सीजन क्या है, कितना है यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितना है 2 है। कितने ऑक्सीजन है 2 है। तो क्या कर सकते हैं, चलिए यहाँ पे 2 कर लें, तो 2 ऑक्सीजन हो गए। अब हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन 2 to the 4 और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है यहाँ पे, चलिए ये कर दिए 2 to the 4 डिस्टर्ब हो रहा है। कैल्शियम कितना हमारे पास 1 है कैल्शियम। हाइड्रोजन हमारे पास, इसके बाद ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन कितना हो गया 2 और यहाँ पे 2 हो गया। देन हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे तो हाइड्रोजन कितना है 2 to the 4 और इधर 4 हो रहा है और इधर 6 मत करो, यहाँ पे 2 नहीं लगाना है। तो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो चुका है। तो हम देख रहे हैं कि अब देखिए शुरू से देख लेते हैं कैल्शियम 1 उसके बाद देना धातु लेंगे तो धातु नहीं है, चलिए ठीक। उसके बाद ऑक्सीजन लेंगे तो ऑक्सीजन कितना है 2, ठीक है, और इधर ऑक्सीजन कितना हो गया 2 हमारे पास हो गया। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन कितना हो रहा है लास्ट में 2 to the 4 और 2 और ये 2 कंप्लीट 4। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि इन रिएक्शनों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आप अपनी बुक से जो भी रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना है उनको प्रैक्टिस करिएगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी एक अच्छे से इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।